प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ओके, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। प्रीवियस क्लास के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कैसे निकाली जाती है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता लगेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस x था। इसका प्रतिबिंब यहां पर इसके जो सामने बना था उसका भी डिस्टेंस कितना हो गया आपका x। ओके, तो आपने देखा था कि प्रतिबिंब की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की भी है परपेंडिकुलर। तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन इस दर्पण के हमेशा लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये बातें, कुछ बातें, एक दो बातें हैं जो हमें याद रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहां से इससे ये 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो बताओ इमेज कहां बनेगी, यहां 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 ए बी सी, इमेज कहां पर बनेगी। तो ए पर इमेज नहीं बनेगी, सी पर नहीं बनेगी, इमेज बनेगी सर कहां पर, बी पर। और डिस्टेंस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। और एग्जांपल लेते हैं अपन इसके। अब जैसे मान लो आपका दर्पण ये है और आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है बच्चों, और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। ओके, अब आप मुझे बताओ कि इमेज कहां बनेगी। कंफर्म है सर, इमेज इसके सामने बनेगी यहां पर। ये डिस्टेंस कितनी होगी इससे, 8 सेंटीमीटर ही होगी। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ये बिंब और ये प्रतिबिंब। ओके, नेक्स्ट, मान लो ये आपका दर्पण है, ध्यान देना बात पर। ये आपका ऑब्जेक्ट है और दर्पण यहां से 37 डिग्री के एंगल पर है। कितने पर है, 37 डिग्री के एंगल पर है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, हमें ये देखना है। इसकी इमेज कहां बनेगी, हमें यह देखना है। तो बात क्लियर है कि मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, क्या इसकी इमेज यहां बनेगी, कई बच्चे कहेंगे कि हाँ इसकी इमेज यहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये बिंब ये था और प्रतिबिंब ये था, तो एकदम से इसी लाइन में आता। लेकिन आपने ध्यान दिया यहां पर क्या हो रहा था कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहां पर ऐसे ऐसे मिलाता हूं तो ये दोनों लाइनें इस मिरर के साथ 90 डिग्री पर नहीं है, इसलिए इमेज यहां पर नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा सर, हम यहां से एक मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस लाइन के ऊपर इमेज होगी। वो कहां होगी, कहीं पे भी हो सकती है, वो यहां होगी। मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी। ये 37, दिस इज आल्सो 37, ये कितना हो जाएगा आपका 90। तो अगर आप x निकालेंगे तो आप ट्राइंगल लगा के देख लें, या फिर आप देख सकते हैं कि 10 cos 37 इज इक्वल टू x। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू, 10 cos 37, 10 इंटू 4/5 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इमेज यहां बनेगी और 8 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इस मिरर के परपेंडिकुलर लाइन लेनी है बच्चों।
ये प्लेन मिरर के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। किसके लिए? केवल प्लेन मिरर के लिए। कर्व मिरर के लिए अलग कंसेप्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मिरर है, ये एंगल 37 है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अब फिर हमारे पास वापस से इसकी इमेज बनानी है और इमेज की लंबवत दूरी दर्पण से देखनी है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी पहले ये बताओ। क्या इसकी इमेज यहां बनेगी? नहीं। इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डालो, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं पर आपका प्रतिबिंब होगा। मान लेते हैं यहां कहीं प्रतिबिंब आता है, प्रतिबिंब अगर ये x है तो प्रतिबिंब भी कितना होगा यहां से यहां तक? x। अब मुझे x कैलकुलेट करना है। हम सब जानते हैं ये 90 है, ये 37, तो ये 37, तो ये 53 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा। ठीक है, आप एक ट्राइंगल देख रहे हैं यहां पर, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि cos 37 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? x अपॉन 20। तो x इज इक्वल टू जगह 20 इंटू कॉस 37 यानी कि 4/5। 5 से कितनी बार? 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज 16 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो आपको ये दर्पण दे दिया और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट दे दिया, यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर और दिस इज 37 डिग्री। वो पूछेगा जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो 0,0 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है, जो बिंब है आपका वो कहां रखा हुआ है? 0,0 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है। ठीक है, 0,0 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? क्या इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि सर यहां अगर आपने प्रतिबिंब बना दिया तो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर नहीं होगी। डन। तो क्या करें? सर मिरर को एक्सटेंड करो, आपने एक्सटेंड कर दिया। अब सर यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। तो जैसे आपने परपेंडिकुलर डाला, क्या ये यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी? ओके, ये 37 तो ये 37 और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये आपको x कैलकुलेट करना, तो क्या ये भी x आ जाएगा? अगेन देख सकते हैं आप लोग, अब वो ट्राइंगल दिख रहा है उसमें आप देखेंगे कि sin 37 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 20। x इज इक्वल टू 20 sin 37 कितना हो जाएगा? sin 37 3/5, 5 से कितनी बार? 4 बार। x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि इस तरह से इस एग्जाम्पल करने पर आपको x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन मुझे
क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ये कोऑर्डिनेट नहीं आए। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कैसे आएगा, उसे ध्यान देने वाली बात है। उसे निकालने के लिए मैं एक और काम करता हूं। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट था और मेरी इमेज यहां बनी। इमेज कितना दूर हो गई? 24 सेंटीमीटर। डन। ये एंगल देखिए 53 है। कैसे? ये 37, ये 37, तो ये कितना हो गया? 53। अगर ये 53 है तो इसके दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x, y। तो वो कौन से हो जाएंगे? 24 cos 53 और -24 sin 53, क्योंकि ये तो हो जाएगा कोस वाला और ये हो जाएगा माइनस। क्यों आया? क्योंकि y में नीचे आ गया। जब आप ये सोल्व कर लेंगे तो यू विल गेट योर कोऑर्डिनेट। ओके, तो आपसे जब पूछेगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको ये जवाब देना होगा। बस, थैंक यू। नेक्स्ट, तो ये आपने देखे कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के बहुत सारे एग्जाम्पल, और आपने इन एग्जाम्पलों को किया भी सही। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। मान लो ऑब्जेक्ट यहां होता है, ऐसे कभी आ जाए तो ये 37 और ये 20 सेंटीमीटर, तो पूछेगा इमेज कहां बनेगी और कहां पर रहेगी। सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल कैसा है, इमेज तो इसके सामने बनेगी, क्योंकि इसको जब एक्सटेंड करोगे आप तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या यहां इमेज बन जाएगी? एक्स, एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 20 cos 37। कितना हो जाएगा? 20 cos 37। x इजिकल टू हो जाएगा 20 cos 37, तो x इजिकल टू हो जाएगा 20 इंटू 4/5, तो x इजिकल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज क्लियर। मेरे ख्याल से अब आप आराम से किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस को निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक नई चीज पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, समतल दर्पण में एक नई चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग? विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण क्या है और विचलन क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैं हूं, मैं सीधा इधर जा रहा हूं, जाते 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 मैं अचानक से इधर मुड़ गया, तो मेरा मार्ग कौन सा था? वो वाला मार्ग था। उस मार्ग में न जाकर मैं यूं जाकर मैं इस वाले मार्ग पे आ गया, तो मेरा विचलन कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। मैं कितना घूम गया? 90 डिग्री। अपने मार्ग से मैं 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, क्या रे के साथ भी ऐसा होता है? हाँ, होता है। यदि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो रे सीधी आ जाती है, कोई विचलन नहीं है। लेकिन यदि कोई ना कोई अवरोधक आ जाता है तो उसका विचलन हो जाता है, चाहे वो परावर्तन से हो, चाहे वो अपवर्तन से हो, किससे भी हो। कैसे सर? देखिए आप, मैंने अभी अभी कहा कि मान लो एक बंदा इधर जा रहा है, तो क्या सीधा जाना चाह रहा है? अब अचानक से मान लो किसी कारणवश उसको इधर मुड़ना पड़ जाए, तो वो अपने मार्ग से कितना विचलित हुआ? ये इतना विचलित हुआ। दिस इज कॉल्ड
विचलन कोण, ये विचलन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। है आसान सी बात। यस, अब आप देखिए कि ये विचलन कोण है जो ये घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज ये है आपका क्लॉकवाइज, और ये यूं होता तो आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें केवल इतना सा समझा रहा हूं कि आप लोगों को जो आपका विचलन कोण है वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में है। ठीक, अब अपन अपने दर्पण पे आ जाए और दर्पण की बात करें। दर्पण, अब ध्यान देना आप लोग बात करो, ये आपका समतल दर्पण है। क्या ये समतल दर्पण? ये आपकी आपतित किरण याद होगी आपको। अब आप मुझे बताइए अगर समतल दर्पण नहीं होता तो आपतित किरण सीधी निकल जाती, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो गई कि सर समतल दर्पण है, परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। मान लेते हैं ये एंगल है 20 डिग्री। कितना है ये? 20 डिग्री। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये किरण इधर चल जाएगी, इससे कितना एंगल बनाएगी? 20 डिग्री बनाएगी। कितना बनाएगी इससे? 20 डिग्री इस नॉर्मल से। ओके, 20 डिग्री बनाएगी। अब मान लो ये रे जब दर्पण नहीं था तो ये रे सीधा नीचे आ रही थी, लेकिन दर्पण की वजह से क्या हुआ? ये इतना इधर घूम गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। क्या हो गई? अपने मार्ग से विचलित हो गई। कितनी विचलित हुई? ये ऐसे आना चाहती थी। ये जो मैंने एंगल बनाया है वो इस लाइन से बनाया है, ध्यान दे लेना। कई बार बच्चे गलती करते हैं, इस लाइन से बनाया, बच्चा यहां से बनाया था एंगल। मैंने ये एंगल यहां से बनाया, ना कि यहां से। ये गलत है, क्योंकि इसका मार्ग जो है वो ये है। इसका मार्ग कौन सा है? ये वाला। यहां से कितना विचलित? ठीक, तो यहां से कितना विचलित हुई आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आपके मैथमेटिक्स के तो जानते हो कि यहां से यहां तक का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। तो ये एंगल ऑफ विचलन को डेल से बताएंगे। कितना आएगा? 180, और ये कितना हो गया? 40 माइनस 40, यानी कि विचलन कोण कितना हो गया? 140 डिग्री। हो गया आसान सा काम। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी इसी क्वेश्चन में कई बच्चों के दिमाग में एक बात और आई होगी कि सर यार विचलन को हम यहां से ऐसे भी तो बता सकते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में यदि विचलन को बताना हो तो कितना आएगा? यस, बता सकते हैं। मैं उसे इस डायग्राम में नहीं, दूसरे डायग्राम बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये आई किरण, ये आपका अभिलंब, ये आपका 20 डिग्री, ये आपका आल्सो 20 डिग्री, ये किरणेदार है। तो ये यहां से यहां तक, कहां से? इस मार्ग से। क्या ये ऐसे घूम गया? ये हुआ कितना? ये हुआ आपका डेल क्लॉकवाइज। यहां से यहां तक 180 प्लस 20 20 40, यानी कि आंसर इज 220 डिग्री। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला।
आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपने क्या ध्यान दिया? ध्यान दो, काम की बात है। क्या ध्यान दिया कि विचलन को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको बताना पड़ेगा कि विचलन, आपने सिंपल विचलन बोल दिया 140 डिग्री, इससे काम नहीं चला। कंप्लीट आंसर के साथ आपको देना होगा, तो आप उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों उसके साथ में अटैच करने होंगे, तब हमारा आंसर एकदम से परफेक्टली सही जाएगा। तो ये आपकी बात हो गई यहाँ पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा। कैसे करेंगे जनरलाइज? भैया आपने दर्पण लिया, ये किरण आई, ये आपका अभिलंब, एंगल कितना हो गया बच्चों? थीटा। कितने पे जाएगी? थीटा पे जाएगी। इसको हमने आगे बढ़ाया, ये नॉर्मल, ये एंडेस। तो बताइए ये विचलन कोण, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, पहले हम सब कुछ सीख चुके हैं। तो अब ये जो विचलन कोण है एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 थीटा। बहुत सुंदर। यहां से यहां तक ये विचलन कोण होगा आपका क्लॉकवाइज। तो आप बताइए मुझे विचलन कोण क्लॉकवाइज कितना हुआ? 180 प्लस 2 थीटा। ओके बच्चों, 180 प्लस 2 थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इन दोनों का सम करूं कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो कभी कभार हमारे पास क्लॉकवाइज पता हो और एंटी क्लॉकवाइज निकालना हो, तो आप 360 से माइनस कर सकते हैं। ओके, लेकिन जनरली अब ये फॉर्मूले तो बन गए हमारे, हम फॉर्मूले से कम काम में लेंगे। हाँ, कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसको आराम से टिक कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को हमारा पूरा फॉर्मूला ही, हमें विचलन ऐसे ही निकालना है जैसे हम जनरल मेथड से निकालते आए। जैसे मैंने बताया कि ऐसे आई, ये आगे चली गई और ये यहाँ मुड़ गई, हमें ऐसे ही विचलन निकालना है। उससे हमें कोई कहीं से कहीं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि विचलन का अर्थ हम समझ भी गए हैं कि विचलन क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, ये भी हम समझ गए। अभी हम एक ही दर्पण से विचलन निकाल रहे हैं, आगे जाके हम 2 दर्पणों से विचलन निकालेंगे, आप 3 दर्पण से भी निकाल सकते हो, आप किसी भी टाइप के मिरर में विचलन निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और अपन। अब ये बात हो गई, ठीक है। अब ध्यान देना, एंगल ऑफ डेविएशन वो से वाला आपने बच्चों ने देखा होगा। मान लो एक रेस सीधी आई और सीधी चली गई। एग्जाम्पल ये भाई, बताइए इसका विचलन कोण कितना आएगा? सर ये रेस सीधे आना चाहती थी लेकिन ये ऐसे घूम गई। बिल्कुल, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कितना आया? 180 डिग्री। और क्लॉकवाइज कितना आया बताओ? तो क्लॉकवाइज भी कितना आएगा? 180 डिग्री। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर, यदि रे परपेंडिकुलर गिरे, मतलब एंगल आई बराबर कितना? 0, तो आर बराबर भी कितना हो गया आपका? 0। ठीक, आई बराबर 0, आर बराबर 0। जो आपके विचलन है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, दोनों कितना आ रहे हैं? 180 डिग्री आ रहे हैं। तो इसमें आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है। अब आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अभी अभी आपने देखा विचलन कोण के एग्जाम, मान लो मैं कहता हूँ कि रे ऐसे आ रही, अब आप फॉर्मूले को मत रट लेना। अब मान लो ये है और ये एंगल दे दिया आपको 50 डिग्री। कौन सा एंगल दिया? ये वाला। ये मिरर के साथ एंगल है, ये अभिलंब के साथ एंगल नहीं है। ठीक,
बहुत सी बार कंफ्यूजन करने के लिए वो ये वाला एंगल देता है। हमें एंगल कौन सा चाहिए, इसके साथ वाला। तो ये कितना हो गया आपका 40 डिग्री। क्या ये यूं चली गई तो ये भी कितना आ गया 40 डिग्री। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये रे ऐसे आने वाली है। कैसे आने वाली है, ऐसे आने वाली। तो बताइए विचलन क्या हो जाएगा, क्या विचलन ऐसे हो जाएगा। ये जो विचलन हुआ क्लॉकवाइज हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। कितना हो गया क्लॉकवाइज बताइए अब आप। 180 माइनस 40 40 80 एंड 100 डिग्री। तो दिस विल बी द डिजायर्ड आंसर। आया समझ में आप लोगों को, डन एकदम से। तो आपको हमेशा ऐसे ही आंसर निकालना है और आसान सी चीजें, विचलन कोण निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन अब। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो मिरर है, ये एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक ये और दोनों मिरर 90 डिग्री पर है। कितने पर है, 90 डिग्री पर। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइन लगाने के बाद 90 डिग्री पर है। अब मान लो एक रे ऐसे आती, कोई भी एंगल ले लेते 30 डिग्री। तो अब आप बताइए यहां पर कितने परावर्तन होंगे, कितने परावर्तन होंगे। तो पहला परावर्तन को आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस वाले मिरर से होगा। इस वाले मिरर से परावर्तन होगा तो रे ए से जाएगी। ओके, ये रे यहां से टकराकर इस मिरर पर आ गई। यहां पर आपने फिर नॉर्मल बनाया तो ये रे ऐसे चली जाएगी। हो गए दो परावर्तन। एक इस मिरर से परावर्तन हुआ, मान लेते हैं ये M1 मिरर है, एक इस M2 मिरर से परावर्तन हुआ। अब आप देखिए कि M1 मिरर से विचलन कितना हुआ। ये रे इधर आना चाह रही थी, क्या ये मुड़ गई। ये 30 तो ये कितना 30 तो ये कितना 60 30 ये कितना 60 और ये कितना 60। ये एंगल हमें पता है, आप आराम से निकाल सकते हो। कई बच्चों को दिक्कत आती है, घबराओ मत। ये 30 ये 90 60 लिख देता हूं। ये 90 ये कितना 30 तो अगन ये कितना 60। पहला विचलन M1 से हुआ। दूसरा विचलन देखो भैया किससे होगा, M2 से होगा। क्योंकि ये रे ए से जाना चाह रही थी और ये ऐसे मुड़ गई, यूं चली गई। ओके, तो यहां पर दो विचलन है, एक M1 से और एक M2। इन दोनों विचलनों को हमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ये देखेंगे हम लोग। अब आप पहले देखें कि M1 से जो विचलन हुआ वो कितना हुआ। M1 से जो विचलन हुआ वो हुआ क्लॉकवाइज। देखिए आप क्लॉकवाइज कितना हुआ 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। M2 से कितना हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। कितना हुआ 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, अब दोनों क्लॉकवाइज आए तो टोटल विचलन क्लॉकवाइज, टोटल मतलब कुल क्लॉकवाइज कितना हो गया 120 प्लस 60 यानी कितना हो गया ये 180 डिग्री। इसका मतलब जो रे ऐसे आ रही थी वो वापस उसके विपरीत समानांतर दिशा में चली जाएगी। कब, जब विचलन 180 डिग्री होगा। अभी बताया था मैंने इसी का एग्जाम्पल, और 180 का आपको याद हो तो
कि एक रे ऐसे आ रही है, टकराकर वापस ऐसे चली गई, तो यहां पर भी आपने विचलन कितना बोला था, 180 बोला था भाई, और आपने यहां पर भी विचलन कितना बोला, 180 बोला। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो जब दो मिरर 90 पर होंगे तो विचलन क्या जाएगा आपका, 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, आगे। अब इसको थोड़ा जनरल करते हैं, देखते हैं कि एंगल चेंज करने पर क्या होता है। ये मिरर हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए, यहां से ये एंगल थीटा मान लेते हैं, कितने पर गिरा, ये थीटा। ओके, दिस इज द M1 मिरर, दिस इज द M2 मिरर, ये यहां से यहां चला गया, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये ऐसे आगे आ गया, तो ये कितने एंगल पर घूमी बताइए। M1 से जो विचलन आया वो कितना आया, क्लॉकवाइज कितना, 180 माइनस 2 थीटा। ओके, ये पहला विचलन। दूसरा विचलन देखते हैं, यहां से क्या नहीं चली जाएगी, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 सॉरी ये थीटा, ये कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब यहां विचलन देखते हैं, ये रे ऐसे जा रही और ये ऐसे घूम जाएगी, ऐसे गई और ऐसे घूम गई, यूं चली गई। दूसरा विचलन यहां से आएगा, तो जो M2 वाला विचलन आएगा क्लॉकवाइज वो कितना हो जाएगा बताइए आप, 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी 2 थीटा। टोटल विचलन कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, यानी कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री। अरे फिर वापस 180 डिग्री आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंस एंगल है, जो आपतन कोण है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपतन कोण आप कुछ भी लो, जीरो के अलावा, क्योंकि वहां जाना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो लोगे तब भी 180 ही आएगा, लेकिन वो एक ही मिनट से होगा। यहां 2 बार परावर्तन हो रहा है, कितने बार हो रहा है, ये 2 बार परावर्तन हो रहा है। इंसिडेंट एंगल आपतन कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो, हमेशा जो विचलन आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप, काफी काम की बात है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसके ऊपर, थीटा की अलग अलग वैल्यू दी हुई है, उससे हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि विचलन पर इससे क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। इसमें क्या है, मान लो 2 मिरर ये 2 मिरर है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके बच्चों, पहले 90 पे थे, अब ये किसी एक एंगल पर आ गए, अभी मैं एंगल 60 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है। तो विचलन कितना आएगा चेक करते हैं। ये आपका एक इंसिडेंस, लेट दिस इज 30 डिग्री, कितना लिया आपने ये 30 डिग्री। तो यहां पर 2 मिरर है, एक ये हो गया M1 और एक ये हो गया आपका M2। एक बार M1 से परावर्तन होगा और दूसरी बार M2 से परावर्तन होगा। तो पहला परावर्तन देखते हैं M1 से, ये आपका ऐसे गया,
हो गया। ये 30, तो ये कितना हो गया 30। कई बच्चे तुरंत बोल देंगे कि सर इसका पहली बार तो विचलन आ गया ये वाला, ये आगे जाना चाहती थी, ये ऐसे घूम गई, ये विचलन कोण हो गया, और ये भी आपका क्लॉकवाइज हुआ। तो M1 से कितना विचलन कोण आ गया? -180 माइनस 60 डिग्री आने की 120 डिग्री। ओके, अगला ये 30, तो ये कितना हो गया आपका 60, तो ये भी कितना हो गया आपका 60। अब यहां देखो ध्यान से, ये तीनों एंगल आना जरूरी बच्चों, क्योंकि जो नॉर्मल है वो इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। क्या कहा मैंने? अभी नॉर्मल ऐसे बनेगा, अगर ये एंगल 90 से ज्यादा होगा तो नॉर्मल ऐसे अंदर की तरफ आएगा। ओके, अब आप देखिए आगे, पहला परावर्तन यहां से हो रहा है, दूसरा परावर्तन यहां से हो रहा है, तो मैं नॉर्मल बना रहा हूं, ये मेरा सॉरी ये मेरा नॉर्मल बन गया नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल बन गया तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना आ गया 30। क्या ये यूं चला गया, तो ये एंगल भी कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ओके, अब ये वाली किरण क्या आगे जाना चाहती थी और कैसे मुड़ गई? क्या ऐसे मुड़ गई? ये एक और बार विचलन आ गया। तो ये विचलन कितना आया क्लॉकवाइज बताओ? M2 से विचलन आया क्लॉकवाइज, वो भी कितना आया 180 माइनस 60 डिग्री। ध्यान दे रहे हैं आप, ये रे ऐसे जाना चाहती थी लेकिन ऐसे मुड़ गई, ये 30, ये 30, टोटल 60, यहां से यहां तक 180, 180 माइनस 60 यानी कितना हो गया आपका 120 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज आपका 120। तो टोटल विचलन कितना आया? टोटल विचलन आएगा आपका क्लॉकवाइज 120, 120 यानी कि 240 डिग्री। ओके, और ये एंटी क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा? यदि आप तो 360 माइनस 240 यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री। ध्यान से देखें, 120 डिग्री है जो इस 60 डिग्री का डबल है। कितना है? 60 डिग्री का डबल है। ओके, तो आपने आराम से यहां पर इस तरह से विचलन निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको यहां पर कि ये जो इंसिडेंट, इसे आप बार बार कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे बार बार सोल्व नहीं करना है हमें। हम एक जनरल मेथड निकाल लेते हैं, उसे ही हमें सोल्व करना है, उससे हमें अपना आंसर देना है। कैसे? कि अगर ये एंगल थीटा होता और इंसिडेंस एंगल कुछ भी होता आई, तब कितना आता विचलन कोण? इसे हम देखते हैं। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।
देखिए अब आप इसको, ये एक दर्पण और एक दर्पण ये है, ये एंगल कितना है, थीटा। जनरल कर लेते हैं एक बार ताकि हमें पता लग जाए। अगर ये आपतित किरण है और ये कोण आई है, आई कोण समझिए आप, आपतन कोण कुछ भी हो सकता है 0 से 90 के बीच, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर चल जाएगी। ये पहला परावर्तन होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा ये, तो ये मिरर आपका M1 और ये मिरर आपका M2। जब ये रे आगे जाएगी तो यहां से कितना घूम जाएगी, ये इतना घूम जाएगी, ये विचलन कोण डेल। तो डेल जो है क्लॉकवाइज है वो कितना हो गया आपका 180 माइनस 2i। कितना हो गया 180 माइनस 2i। और ये इंसिडेंट यहां पर हो जाएगी। अब ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस आई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये थीटा, ये 90 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा। मतलब ये वाला एंगल निकालना चाहता हूं मैं, अल्फा है तो अल्फा विल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस आई, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस आई या प्लस आई। ओके, क्लियर। तो अब आपका ये एंगल आ गया अल्फा 90 माइनस थीटा प्लस आई। अब मान लेते हैं कि ये जो है 90 से कम होगा तो ये यहां पर ये रे ये अभिलंब हो जाएगा आपका, तो ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रे जाना क्या चाह रही थी ऐसे, ठीक। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस आई। तो ये भी कितना होगा थीटा प्लस आई। ओके, तो ये कितना घूम जाएगी, ये इतना घूम जाएगी। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना आ गया ये क्लॉकवाइज M2 से 180 माइनस 2 थीटा प्लस आई। टोटल विचलन कितना आ गया क्लॉकवाइज, कितना हुआ बच्चों 180, दोनों को जोड़ देते तो 180 180 कितना हो गया ये 360 माइनस 2i माइनस 2 थीटा थीटा 180 माइनस, और ये हो गया 2 थीटा प्लस आई। तो ये कितना हो जाएगा 180 180, टोटल जोड़ा 360 माइनस 2i माइनस 2 थीटा ना, माइनस प्लस की थोड़ी सी मिस्टेक हुई शायद, सॉरी। ये कितना हो जाएगा आपका थीटा है, ये 90 माइनस आई था, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस आई। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, जब माइनस बाहर कॉमन होगा तो ये अगेन माइनस का आ जाएगा। सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, ये अगेन यहाँ माइनस का, ये अगेन यहाँ पर माइनस का। अब आप आगे बढ़ोगे तो यू विल सी यहाँ माइनस साइन आएगा और यहाँ माइनस साइन आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 2i माइनस 2 थीटा प्लस 2i। ठीक, तो इससे ये चला जाएगा, तो आपका जो टोटल क्लॉकवाइज डेविएशन आएगा वो आएगा 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। अब ध्यान दें कि एंटी क्लॉकवाइज कितना जाएगा, तो अपन जानते हैं टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, ये 360 माइनस
क्लॉकवाइज कितना आ गया आपका ये 2 थीटा, कितना जाएगा आपका ये 2 थीटा। तो आपने क्या देखा यहां पर, आपने ये देखा कि इस इंसिडेंस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये थीटा जो भी है, जो विचलन कोण आएगा इसका डबल आएगा। क्या आएगा इसका डबल। तो यहां कितना होगा बच्चों ये 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं छोटी सी बात को ध्यान रखें कि अगर रे ऐसे है, तो मतलब ऐसे है तो मतलब रे नीचे वाले पे गिर रही है। किस पे गिर रही है, नीचे वाले मिरर पे गिर रही है। ऊपर वाले तो आपका जो विचलन कोण आएगा वो कितना आएगा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाले पर गिरेगी तो आपका विचलन कितना आएगा 2 थीटा क्लॉकवाइज। ये मैं लिखा देता हूं अभी आपको वापस से। तो एक जनरल मैंने एग्जांपल कराया आपको, इससे पता लग गया होगा आपको कि इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी फर्क पड़ता है वो किसका पड़ता है, थीटा का। ठीक, वही चीज जो याद रखने लायक है उस बात को आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देख ले प्यारे बच्चों। ये एंगल थीटा अगर ये ऐसे आती है तो डेविएशन आएगा एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा। ओके, और यदि रे ऐसे आती है तो यहां आएगी, यहां से यहां गिर के इस पर आएगी, फिर चल जाएगी। तो अगर रे ऐसे आती है तो आपका क्लॉकवाइज आएगा 2 थीटा। ये दोनों बातें आप याद रखें, जल्दी से आप आंसर दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये होता आपका 70 डिग्री और रे ऐसे आती तो बताओ कितना आएगा विचलन कोण। विचलन कोण आएगा एंटी क्लॉकवाइज 70 इंटू 2 यानी कि 140। अब कोई यहाँ पर क्लॉकवाइज पूछ ले तो आप आराम से निकाल सकते हो 360 माइनस 140 यानी कि 0 यानी कि 642 यानी कि 2 डिग्री। क्या एकदम परफेक्ट हो गया ये। तो ये एक जनरल मेथड है जो आपको मिल गया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक, विचलन कोण निकालना सीखा। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंब का वेग। वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, प्रतिबिंब का वेग। मतलब प्रतिबिंब एक ही जगह पर रुका हुआ है या चल रहा है। तो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जब आपके घरों में मिरर लगा होता है समतल दर्पण, तो आगे पीछे होते हैं आप, जब आप आगे पीछे होते हैं तो उसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी आगे पीछे होता है। आपने देखा होगा जनरली आप उस मिरर के जब पास में जाते हैं तो इमेज भी पास आती है, और जब आप उससे दूर जाते हैं तो इमेज भी दूर जाती है। तो देखते हैं कि बिंब का वेग कितना है तो प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा। क्या प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के वेग के ऊपर दर्पण के वेग का भी फर्क पड़ता है क्या, हमें ये चीजें सीखनी है। तो सबसे पहले मैं बिंब को चलाऊंगा दर्पण के लंबवत। तो सबसे पहले बिंब की गति दर्पण के लंबवत। परपेंडिकुलर। ओके, तो ध्यान देना आप। मान लो ये आपका दर्पण है और ये आपका बिंब है। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, और दर्पण अभी रुका हुआ है और बिंब इधर जा रहा है v वेग से। कितने वेग से, v वेग से। बताइए आप, इमेज जो प्रतिबिंब है
वो किधर आएगा? अगर ये रुका हुआ है तो क्या ये इधर आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। डन। वीओ क्या है? बीम का वेग। वी आई क्या है? प्रतिबिंब का वेग। और एक और ले रहा हूं मैं यहां पर वी एम। किसका वेग है ये? दर्पण का वेग। ओके, ये हो गया आपका वी एम। डन बच्चों। यार अगर मैं दर्पण के रेस्पेक्ट में देखूं, दर्पण के सापेक्ष देखूं, तो हमेशा ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर बनी रहेगी। दर्पण के सापेक्ष, अगर दर्पण रुका हुआ है तो ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। बिल्कुल। तो क्या किया जाए? तो वेलोसिटी ऑफ बीम विद रेस्पेक्ट टू एम, मतलब ये क्या है? बिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष, जानते होंगे आप लोग, इज इक्वल टू क्या होगा? प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष। ओके, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्स बराबर है। जितने टाइम में ये आगे आएगा उतने टाइम में ये आगे आएगा। ठीक है। लेकिन एक बात और खास बात है यहां पर कि ये ऑब्जेक्ट जो बीम है इधर आएगा तो प्रतिबिंब इधर जाएगा, मतलब माइनस साइन का अंतर आएगा। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। हम जानते हैं इसको सोल्व करना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये हो गया। इसको सोल्व करो। वी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी नॉट प्लस वी आई बाय 2। वी नॉट प्लस वी नॉट प्लस वी आई बाय 2। डन बच्चों यहां? यस। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। एक बात और ध्यान रखना, वीओ वी आई और वी एम जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। वीओ बीम का वेग किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट, जमीन के सापेक्ष। ये भी जमीन के सापेक्ष और ये भी जमीन के सापेक्ष। ओके, तो ये बात यहां पर हो गई। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो भी आपको रखना है वो सब साइन के साथ रखना है। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और दूसरी को नेगेटिव मानना है। ठीक है, और फॉर्मूला में याद रखना है, फॉर्मूला में याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, वी एम बराबर 0 मतलब रुका हुआ है और ये जा रहा है इस तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो वो पूछेगा फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी आई कितना होगा? फॉर्मूला बोलो बच्चों। वी एम बराबर वी नॉट प्लस वी आई बाई 2। वी एम कितना है? 0। एक बार पूरा लिख के बता रहा हूँ। वी आई निकालना है बाई 2, ये कितना हो गया? 0। तो वी आई इक्वल टू कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका दर्पण है वो तो रुका हुआ है, वस्तु -2 से इधर और आनी थी,
ये 2 से आगे जाएगा तो -2 से इधर आएगा, दर्पण के सापेक्ष। अगला एग्जाम्पल ये इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और दर्पण भी जा रहा है 2 सेंटीमीटर से आगे। अब आप बताओ इमेज कितने से आगे जा रही होगी? देख सकते हो Vm इज इक्वल टू V0 प्लस Vi/2। What is Vm? 2. What is V0? 2. What is this? Vi/2। ये कितना हो गया बच्चों? You will see Vi सोल्व करोगे तो Vi आ जाएगा 4 माइनस, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने से आगे जाएगी? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे जा रही होगी। कौन? इमेज। Vm को हमने 2 रख दिया, V2 रख दिया, Vi निकालना है 5/2। ये हो गया आपका 2 प्लस, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रहा है Vm 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे की तरफ। तो बताइए इमेज कितने से जाएगी? तो आप ध्यान दें, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस Vi/2। Vm कितना हो गया आपका? 2 माइनस 2 Vi/2। तो Vi कितना? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और ये ऑब्जेक्ट केवल मिरर जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे। तो बताओ इमेज कितने से आगे जाएगी? और इसको आपने 0 बोला है, तो कितना आ जाएगा? Vm बराबर अगेन Vm कितना हो गया आपका? 4, V0 0, Vi/2। तो Vi कितना आंसर आ जाएगा आपका? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इमेज कितने से जाएगी? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाएगी। आगे देखते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? ये बात हो गई हमारे प्रतिबिंब के वेग की। लेकिन जो प्रतिबिंब का वेग आपने क्या देखा? परपेंडिकुलर मिलर। क्या देखा आपने? लंबवत। अब आप देखते हैं कि प्रतिबिंब का वेग कब? जब बिंब दर्पण के समानांतर चले। समझ गए? बहुत आसान सी बात है। मान लो ये दर्पण है और ये आपका बिंब है और ये इसके समानांतर चल रहा है, तब इमेज प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? तो क्या इसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा? मान लो ये ऊपर जा रहा है V0 से, तो ये कितने जाएगा? ऊपर Vi से। लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? अभी स्पीड ऑफ मिरर मैंने 0 मानी ऊपर, तो आप ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि अगर एक चला तो ये भी एक चलेगा, क्योंकि हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने होंगे। ऑलवेज इमेज एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने होंगे और परपेंडिकुलर तो मिरर होंगे, ये हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं
आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ आया तो ये भी यहाँ से यहाँ आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक y चला तो ये भी यहाँ से यहाँ तक y चलेगी। तो VO कितना हो जाएगा y/t, तो VI भी कितना हो जाएगा y/t, सेम टाइम में जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी के वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगला केस क्या आता है, मान लो दर्पण होता। कई बच्चे कह रहे होंगे सर अगर दर्पण भी ऊपर जा रहा होता VM से तब वेलोसिटी ऑफ ये ऑब्जेक्ट आपका और ये आपकी इमेज, अगर ये भी ऊपर जा रहा होता तो क्या फर्क पड़ता आप बताओ। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर बच्चों ये भी ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ध्यान सुनना मेरी बात को, मान लो ये ऊपर जा रहा है, धीरे 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 मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक, तब भी मुझे बताइए जो ऑब्जेक्ट और इमेज है क्या तो हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहेंगे यार। ये मिरर पूरा ऊपर निकल जाए, मतलब ऐसे हो जाए, तब भी ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के सामने रहेंगे। इसका मतलब जो स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी वही स्पीड किसकी होगी, इमेज की होगी। डन। अर्थात मिरर की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस केस में, बिंब दर्पण के समानांतर चले उस केस में, सब केस में नहीं। हम यहां पर प्रतिबिंब का वेग दर्पण के समानांतर देख रहे हैं, बस क्या देख रहे हैं, दर्पण के समानांतर। अगर दर्पण को आपने ऐसे चलाया परपेंडिकुलर, तब तो फर्क पड़ जाएगा प्रतिबिंब के वेग पर, लेकिन अगर आपने इस दर्पण को समानांतर ही चलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि यहां भी VR बराबर V है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बिंब दर्पण के समानांतर चल रहा हो तो प्रतिबिंब का वेग दर्पण के समानांतर बराबर ही होगा, केवल दर्पण के समानांतर। अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो उसे और अच्छे समझ में आएगा हमें इस बारे में। तो ये बात समझ में आ गई। यहां जो चीज आई आपके पास निकल कर ये आई कि हाँ सर, दर्पण की वेलोसिटी का, आप चाहो तो थोड़ा सा चीज लिखा दूं मैं आपको, दर्पण के वेग का प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के दर्पण के समानांतर वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समानांतर, ध्यान रखना। ओके, तो ये बात बताइए। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके जो क्लियर करूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये भी ऊपर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी।
सिंपल, एक्स में तो कुछ है ही नहीं, केवल वाई में होगी, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डन। अगला एग्जांपल लेता हूं, ये आपका दर्पण और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये ऊपर जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, हमें ये निकालना है, प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रतिबिंब के दो वेग होंगे, एक तो इसके समानांतर और एक दर्पण के परपेंडिकुलर, या तो इधर या इधर। तो अगर मैं समानांतर बात करूं तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक, अगर मैं एक्स में बात करूं तो देखते हैं एक्स में क्या आएगा, Vm 2, V0 0, एक्स में इसकी स्पीड 0 है, प्लस Vi निकालना है बाय 2, कितना आ गया Vi इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये स्पीड कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो असल में जो इमेज है आपकी वो कहां जा रही है, ना इधर ना इधर, आपकी इमेज ऐसे जा रही होगी। कितनी स्पीड से जा रही होगी 25 प्लस 16 यानी कि 31 नहीं 41 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चीज है। इस एग्जाम्पल में दोनों बातें आ गई आपके पास, एक्स की भी और वाई की भी। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लो ये आपका दर्पण है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है इधर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है, ये भी एंगल पे लेता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस एंगल इज 37 और दिस एंगल इज आल्सो 37। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, इमेज की स्पीड निकाल, क्या निकालनी है, इमेज की स्पीड कितनी होगी, निकालते हैं। ये आपकी इमेज, ओके, इमेज की स्पीड दो डायरेक्शन में होगी, एक्स में और वाई में। इसकी इधर स्पीड कितनी हो गई 16 और इधर कितनी हो गई 12। डन बच्चों। इसकी इधर कितनी हो गई 8, इसकी इधर कितनी हो गई 6। डन बच्चों। तो आप देख सकते हैं इसकी इधर कितनी हो गई 12, एकदम परफेक्ट, क्योंकि इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो किससे फर्क पड़ेगा, क्या इस वाली पर, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो वो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हम सब जानते हैं फॉर्मूला क्या है, Vm एक्स में VO प्लस VI बाई 2, ये कितना हो गया 16 प्लस VI, मजा आ गया, इससे ये कट गया तो VI कितना आ गया आपके पास 0। क्या मतलब हुआ, प्रतिबिंब का वेग एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया 0, अर्थात हमारा प्रतिबिंब केवल और केवल वाई डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को काफी क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, अभी हम मिरर को भी घुमाएंगे थोड़ा सा, अभी हम मिरर को नहीं घुमा रहे हैं, हम मिरर को सीधा रख रहे हैं ताकि हम ना घूमे। अभी देखिए आप, ये है 10 सेंटीमीटर पर, इसको मैं इधर ना लेकर इधर लूंगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंगल 37, और ये जा रहा है इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो पूछेगा स्पीड ऑफ इमेज कितनी आएगी, क्या पूछेगा बच्चों, स्पीड ऑफ इमेज कितनी आएगी, कोशिश करते हैं निकालने की।
इसके दो कंपोनेंट करो, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6, डन। अब आप इमेज पे आ जाइए, तो इमेज की एक्स डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी वो तो निकालनी, वाई में कितनी, वाई में फटाक से आंसर दो 6। 6 क्यों, क्योंकि ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6। एक्स में देखो आप, एक्स में कितना मिरर जा रहा है इधर आगे 2, ये जा रहा है -8, माइनस साइन काम में लिया है, प्लस vi/2 कितना हो गया प्यारे बच्चों 12, और ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, बहुत आसान, ये हो गया आपकी vi, तो vi कितना हो गया आपका √of 36 प्लस 144, व्हाट इज दिस 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एकदम आसान से आप आराम से निकाल सकते हैं सारी स्पीड वगैरह। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा आपको पता लगा, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सीखा अच्छे से, ठीक है, और हमने क्या सीखा यहाँ पर स्पीड ऑफ या प्रतिबिंब का वेग, ठीक है। और हमने एक और बात सीखी शुरू में, हमने क्या सीखा था प्रतिबिंब की दूरी, कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो अब दर्पण मान लो ऐसे हो जाए 37 एंगल, और स्पीड जो है वो ऐसे है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों बताओ स्पीड ऑफ इमेज कितनी होगी, और स्पीड ऑफ इमेज का एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट कितना होगा और वाई डायरेक्शन कंपोनेंट कितना होगा, ये हमें निकालना होता है। तो इसके दो तरीके, हम सबसे आसान तरीका करेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है कि सर अभी तक आप क्या करते आए थे कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी, एक तो आपने परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, दर्पण के लंबवत ली थी और दर्पण के समानांतर ली थी। तो यहां भी दर्पण के लंबवत और दर्पण के समानांतर, तो मैं एक काम करता हूं स्पीड के दो कंपोनेंट करता हूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ओके। अब आप देखिए ये एंगल 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 37, 10 के दो कंपोनेंट 8, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पहले बच्चों 10 cos 37 और 10 sin 37 यानी कि 6, ये 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और ये 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये ऑब्जेक्ट आपका। तो आप बताइए मुझे इमेज कहाँ होगी, क्या इसकी इमेज जो है यहां कहीं बनेगी, ये हमें कंफर्म है, ओके, इमेज यहीं बनेगी, ओके। आप देखिए इस इमेज के बारे में, आप देखिए इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मिरर के समानांतर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मिरर के लंबवत अगर ये 6 है, तो अगर ये रुका हुआ है तो क्या ये 6 आ जाएगा मेरा, बिल्कुल आ जाएगा, ये भी मेरे पास आ गया। तो इस प्रकार आपने इन दोनों वेलोसिटीज को देख लिया। लेकिन अब खास बात क्या है, इसके दो तरीके, पहले मैं आपको ये बताऊं ताकि इससे आसान रहता है। आप ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल कितना जाएगा आपके पास 37, ये कितना हो गया 53, तो ये अगेन कितना हो गया आपके पास 37, क्योंकि ये और ये 90 पर है। 8 के दो कंपोनेंट 8 cos 37
और ये हो गया 8 sin 37। 6 के दो कंपोनेंट, ऊपर हो गया 6 cos 37 और 6 sin 37। डन बच्चों यार। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पीड होगी इमेज की वो वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, 8 sin 37 प्लस 6 cos 37। सोल्व कर लेंगे 24/5 प्लस 24/5 यानी कि ये हो जाएगी 48/5 इन वाई डायरेक्शन। और इन एक्स डायरेक्शन अगर पूछ ले आपसे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि वो एक्स और वाई में आपसे इमेज की स्पीड पूछेगा तो आपको ऐसे करके निकालनी होगी। कितनी आ गई एक्स में 8 cos 37, क्योंकि ये इधर आ रहा है और वो उधर तो मैंने माइनस ले लिया, 6 sin 37। अब प्लस का आएगा तो मतलब इधर जाएगी, माइनस का आएगा तो मतलब उधर जाएगी। तो ये कितना हो गया 8 cos 37 4/5, ये कितना हो गया 3/5, ये कितना हो गया 32/5 माइनस 18/5। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो आप ये हो जाएगा 14/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं आराम से कि इस इमेज की जो स्पीड है वह एक्स में हो गई 14/5 और वाई में हो गई 48/5। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से कि वो एक्स और वाई में पूछेगा तो कितनी आएगी, हमें निकालना आना चाहिए अलग अलग। एक और मेथड है इसका, उस मेथड के बारे में भी अपन अभी चर्चा करेंगे। पहले ये एक बार फिर हल्का सा रिवीजन कराता हूँ। ये आपका मिरर था, ये एंगल 37 था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जा रहा था इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताइए इमेज की स्पीड एक्स में और वाई में कितनी होगी, एक्स में और वाई में कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे उसको। तो ध्यान दें एक्स में और वाई में कितनी होगी। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट की स्पीड को दो भागों में तोड़ा, एक दर्पण के लंबवत, एक दर्पण के समानांतर। दर्पण के समानांतर ये हो गई, दर्पण के लंबवत ये हो गई। 10 cos 37 10 है 8 और 6। अभी अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ाया था कि दर्पण के समानांतर जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी, वो 8 सेम है। और दर्पण के लंबवत जो रहेगी वो ये 6 है, तो क्या ये भी 6 हो जाएगी। एकदम क्लियर। अब मैंने क्या किया कि कुछ एंगल निकाले, ये चूंकि ये 37 है और ये पैरेलल है तो ये भी 37 हो जाएगा। ये 37, ये 53, ये 29 37। 8 के दो कंपोनेंट किए 8 cos 37 8 sin 37। 6 के दो कंपोनेंट किए 6 cos 37 6 sin 37 हो जाएगा। डन एकदम से। फिर मैंने इन दोनों को सोल्व करके एक्स में और वाई के अंदर स्पीड निकाल ली। इस तरह से आप भी सोल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।